जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। पूरी एनर्जी के साथ हम कंप्यूटर का मैराथन सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम कंप्यूटर का जो भी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम ओरिएंटेड उन सबको देखेंगे। मैंने यहाँ पे कोई नोट्स नहीं डाले, मैं खुद आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिख के बताऊंगा, बट मेरी हैंड राइटिंग में बिल्कुल मत जाना, आप ध्यान से सुनना बस, ठीक है, ताकि आपको ये सारा कंप्यूटर का पोर्शन जितना आप खुद के नोट्स वोट से रिवाइज करते हो वो सारा मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, बट फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपकी, ठीक है। अब कितना भी टाइम लगे वो मैटर नहीं करता, हम अच्छे से चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, देखो सबसे पहले आपको ना आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कौन किसका फाउंडर है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछ रहे एप्पल का कौन फाउंडर है, ठीक है, एप्पल का कौन फाउंडर है, तो एप्पल के फाउंडर आपको पता है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना होगा, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनाइक, ठीक है, स्टीव वॉजनाइक, तो इनके नाम आपने याद रखना है। स्टीव जॉब्स तो सबने सुना होगा, एप्पल के फाउंडर है। इसी तरह गूगल के फाउंडर अगर पूछ ले तो आपको पता है लैरी पेज और सर्ज ब्रिन एंड सर्जी ब्रेन, ठीक है, ये दोनों हैं किसके फाउंडर हैं, ये गूगल के फाउंडर है। इसी तरह अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पूछ ले, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर पूछ ले, तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, बिल गेट्स का नाम तो सबने सुना हुआ है, बिल गेट्स और जी एलन, ठीक है, पॉल जी एलन जो है ये किसके फाउंडर हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक थीम बता दी, इसके मिलती जुलती, जैसे फेसबुक के कौन फाउंडर है, एक्स ट्विटर के कौन फाउंडर, ये सब चीजें आप साथ साथ देख लेना, ठीक है। मैं आपको बताता भी चलूंगा, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप जो मैं आपको लेक्चर में बोलूंगा वो साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर वर्ड ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर वर्ड बेसिकली कौन से वर्ड से लिया गया, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया, ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन वर्ड क्या है, कंप्यूटर, या लैटिन वर्ड कौन सा है, कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कंप्यूट करना, कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेट करना, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पहला जनरल पर्पस कौन सा कंप्यूटर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो आपने देखना। सबसे पहले एक प्रोग्रामर, पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर अगर एग्जाम में पूछे कौन है फर्स्ट प्रोग्रामर, तो आपको नाम याद रखना है, लेडी एडा लवलेस, ठीक है, लेडी एडा लवलेस। ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं साथ साथ ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो भी कवर करूंगा, ठीक है। अब अगर हम हिस्ट्री कंप्यूटर्स की बात करें, आप सबको पता है कि पहला मैकेनिकल डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस जो है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेशन के लिए जो पहला मैकेनिकल डिवाइस यूज किया गया था उसका नाम था अबैकस, ठीक है, अबैकस चाइना ने डेवलप किया था, आप सबको पता है। अगर एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो आप सब क्या मार्क करोगे, अबैकस मार्क करेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछेगा आपकी पहली जो है फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, तो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी, अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो आप इसका नाम दोगे पास्कलिन, ठीक है, क्या नाम था इसका, पास्कलिन। किसने डेवलप करा था, ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। ये आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको पूछता है कि आपका पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर अगर आपको पूछेगा तो आप क्या मार्क करोगे, आप करोगे एनालिटिकल इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और इसको किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है उसका नाम एनालिटिकल इंजन है, 1837 में बना था, और किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। अब ना कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के रिलेटेड एग्जाम में बड़ी बार पूछे गए, तो ये आपको फुल फॉर्म्स पता होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है इनियाक क्या है, ठीक है, इनियाक की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इनियाक होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ये फुल फॉर्म अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये क्या है बेसिकली, इनियाक क्या है, इनियाक कुछ नहीं है, इनियाक एक तरह का पहला, हम बोल सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है हमारे पास वो कौन सा है, इनियाक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको किसने बनाया था, जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉशली ने इसको बनाया था। बट इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, जैसे इनियाक पूछ सकता है, जैसे एडसैक पूछ सकता है, ठीक है। एडसैक में सबसे पहली बात एग्जाम से पता है क्या पूछ लेता है, एडसैक में पूछता है सी किसके लिए, तो एडसैक में सी कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटर। एडसैक की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, एडसैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमैटिक कैलकुलेटर है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेटर, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। एनियाक में कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, बट एडसैक में इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसको जॉन वॉन और मॉरिस विल्कस ने बनाया था, ठीक है। ये मुश्किल ही पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। अब यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूनिवैक क्या है, यूनिवैक हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑटोमेटिक, ठीक है, कंप्यूटर है।
तो ये इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था मॉशली ने ही बनाया था, ठीक है, मॉशली ने ही और जेपी एक्कर ने ही इसको बनाया था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या पूछ सकता है, जैसे कंप्यूटर की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था? हमने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया था इनको चलाने के लिए, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस इनका वैक्यूम ट्यूब्स था। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसमें बेसिकली हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग मतलब बाइनरी लैंग्वेज 0-1 का यूज करते हैं, ठीक है। फिर जब सेकंड जनरेशन आए, तो सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज करना शुरू कर दिया। किसका यूज किया? ट्रांजिस्टर का यूज करना चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज हमारी असेंबली लैंग्वेज भी स्टार्ट होगी और थोड़ा थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज पे भी काम होने लगा, ठीक है, बताऊंगा आगे लैंग्वेजेस में। फिर हमने थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया? थर्ड जनरेशन में हमने बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद पूरा ही रेवोल्यूशनाइज होगी चीजें, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज किया? हमने लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन करना शुरू किया। इसी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को से ही क्या बनता है? हमारे माइक्रो प्रोसेसर। तो आपने माइक्रो प्रोसेसर वर्ड सुना होगा, चिप जो होती है, ये फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट। और जो फिफ्थ जनरेशन है जो हमारी, इस जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं? लार्ज स्केल पे, वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं या सुपर लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये कहां पर यूज होता है? जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह में फिफ्थ जनरेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आपको सारी जनरेशन इसमें क्या यूज हुआ? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो अगर पूछे एग्जाम में फादर मॉडर्न कंप्यूटर के कौन है, तो वो एलन ट्यूरिंग है, ठीक है। और सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। सिद्धार्थ इज सॉरी द फर्स्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट कंप्यूटर जो है डेवलप्ड इन इंडिया इज सिद्धार्थ। तो पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे जैसे कंप्यूटर की बहुत सारी टाइप्स होते हैं, उनमें से एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको पूछ देगा जो आपका डेस्कटॉप का होता है, ठीक है, डेस्कटॉप जो है, या आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, ये सारे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर में आते हैं? मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर, ये सारे आपके किस में आते हैं? ये सारे आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर, मतलब जो भी आपके टैबलेट वाले कंप्यूटर हैं, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, या हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर आपके जो सर्वर, जो कंप्यूटर एज अ सर्वर की तरह काम करता है, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स में यूज होता है, ये कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर। तो ये ऐसा भी एग्जाम में पूछता है। जो बड़े बड़े बिजनेसेस में कंप्यूटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, उनकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। क्या? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये सुपर कंप्यूटर की क्या है? स्पीड है। तो सुपर कंप्यूटर की हम स्पीड किस में मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया कि पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा था? पहला सुपर कंप्यूटर जो है जो डेवलप हुआ, सुपर कंप्यूटर मतलब फास्टेस्ट कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड में डेवलप हुआ उसका नाम था क्रे 1, ठीक है, इसको साइमन आर क्रे ने ही बनाया था। और पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ है, कई बार पूछ लेता है उसका नाम, कि पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ उसका नाम बताओ। तो पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ उसका नाम था परम। परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कहां पे डेवलप हुआ था? इंडिया में। इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने बनाया था, ठीक है, सीडैक ने बनाया था। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें से हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, सर्वर की तरह मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मेजर होती है, ये सेकंड है, ठीक है। देखो लिखने में मत जाना, यहाँ पर गंदा ही लिखने होगा क्योंकि पढ़ाना बहुत कुछ है, बट आप चीजें सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो और आगे बढ़ते चलो। ये आपकी एक तरह की रिविजन हो रही है जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर अगर आपको पता है, देखो आपको पता है कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में हमारे एक सीपीयू होता है, यहां से इनपुट में हम डेटा देते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, और एक बेसिकली होता है जो इसका प्राइमरी रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं जो बाकियों के साथ इसका लिंक जोड़ते हैं, ठीक है, प्राइमरी रजिस्टर्स वगैरह यहाँ पर यूज होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहां से वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। ये आपको सीपीयू के बारे में थोड़ी बहुत ही चीजें पता है। आपको पता है जो सीपीयू का बाहर वाला बॉक्स होता है ना, इसको बोलते हैं कैबिनेट।
तो बॉक्स जो होता है, सीपीयू का पूरा बॉक्स जो होता है, इसको क्या वर्ड यूज किया जाता है, कैबिनेट किया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही हमारे कंप्यूटर का मेन यही है। ये सीपीयू क्या करता है, पहले हमारी मेन मेमोरी से डाटा उठा के रजिस्टर में डालता है। रजिस्टर फास्टर मेमोरी होती है सीपीयू के पास, वहां से डेटा को लेता है, फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें करनी है उसको परफॉर्म करता है, फिर जो आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको क्या करेगा, वापस मेन मेमोरी में डाल देगा, उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, इसी सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ही आपका सीपीयू होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट पूरी चीजों को कंट्रोल करता है कि इंस्ट्रक्शन जो मेन मेमोरी में स्टोर है वो कैसे आएगी, कैसे फेच होगी, ये सब कंट्रोल यूनिट देखता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैलकुलेशंस देखता है। ठीक है, कैलकुलेशन किसी भी तरह की, जैसे आपकी प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन होगी, कोई लॉजिकल होगी, जैसे इधर से बड़ा इधर से छोटा कंपैरिजन वाली होगी, वो सारी आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट देखता है। ठीक है, रजिस्टर्स के मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर के लिए एग्जाम में पूछता है कि वो परमानेंट मेमोरी यूनिट होते हैं, नहीं, रजिस्टर जो होते हैं हमारे टेम्परेरी मेमोरी यूनिट होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी यूनिट कुछ नहीं है। ये रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर मतलब एक हाई स्पीड के टेम्परेरी मेमोरी यूनिट होते हैं जिनका पर्पस है। पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मेन मेमोरी में कोई डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा आपका 0101 की फॉर्म में होगा, आप क्या करेगा, ये मेन मेमोरी से हम डेटा को लाके थोड़ी देर रजिस्टर के पे रखते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होती है, फिर उसके बाद वापस इसको रजिस्टर में डालते हैं, वापस मेन मेमोरी में चल जाता है। तो रजिस्टर जो है फास्टेस्ट काम करने के लिए यूज किया जाता है, ये हमारे सीपीयू में होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सीपीयू जो होता है ना आपका, एक तरह का ये प्रोसेसर है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा सर्किट, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको बोला जाता है लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या बोला जाता है, लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था। किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था, जिस कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन, उसने बनाया था। उसका नाम था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। ठीक है, 1971 में बनाया था। इसकी में साइंटिस्ट याद कर लेना, टेड हॉफ एंड फ्रेडरिको फैगिन, इन दोनों ने मिलकर इंटेल बनाया था। इंटेल जो है कंपनी ने इसमें पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। तो इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब सीपीयू पर है तो यूपीएस की भी फुल फॉर्म देख लो, यूपीएस इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये भी आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार ना आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लेता है इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। ठीक है, दोनों कौन से हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का फीचर। इनपुट होता है वो कोई भी ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। ठीक है, जो भी ऐसा डिवाइस होगा जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, दैट इज इनपुट डिवाइस। और जो हमें बाहर आउटपुट देगा, जो दिखाएगा हमें इंफॉर्मेशन, ठीक है, या पेज की फॉर्म में प्रिंट करके बाहर देगा, ये सारे आउटपुट में आ जाते हैं। जैसे सबसे इनपुट की सबसे अच्छी एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में आप सबको पता ही है ऑलरेडी। तो हम जो कीबोर्ड आजकल नॉर्मली जो कीबोर्ड यूज होता है वो QWERTY है। ठीक है, वो क्यों QWERTY बोला जाता है, क्योंकि क्यू से स्टार्ट होता है, QWERTY में कितनी कीज होती है, इसमें 104 कीज होती हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको और भी इंपॉर्टेंट, जैसे कैप्स लॉक की होती है, यहाँ पर नम लॉक की होती है। ठीक है, ये टॉगल कीज होती है, अपने फंक्शंस को टॉगल कर देती हैं। ठीक है, मतलब अगर कैप्स लॉक दबेगा तो कैपिटल लेटर आएगा। ठीक है, नम लॉक नॉर्मली अगर चल रहा है तो वो नंबर्स करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर नम लॉक को जब आप प्रेस कर दोगे तो फिर वो नंबर्स नहीं चलेंगे। तो ऐसा होता है। तो आपको जस्ट कीबोर्ड के बारे में थोड़ी चीजें पता है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि पूछेगा कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है। इसी तरह इनपुट में और कौन सा आ जाएगा, माउस एक तरह का इनपुट डिवाइस है, आप सबको पता है। फिर ट्रैक बॉल, ठीक है, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। फिर आपकी जॉयस्टिक जो है मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, वो भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। फिर आप टच स्क्रीन जो है उसमें टच करते हो, वो इनपुट का भी काम करता है। ठीक है, टच स्क्रीन एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आपका लाइट पेन जो है, ठीक है, जिसकी वजह से लिखते हो आप, ठीक है, स्क्रीन में, तो लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। फिर ग्राफिक टैबलेट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ग्राफिक टैबलेट जो है जिसमें अभी काम कर रहा हूं, मेरा तो सिंपल है, बट ग्राफिक वाला टैबलेट, ये सारे कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस। फिर बार कोड रीडर, बीसीआर की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बार कोड रीडर, वो भी एक तरह इनपुट डिवाइस है। फिर ओएमआर शीट जो आप भरते हो, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस। इसकी फुल फॉर्म से भी देखते चलो, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद ओसीआर जो है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो है वो भी एक तरह का कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। फिर सबसे इंपॉर्टेंट MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो आपके बैंक्स वगैरह में यूज होता है, MICR नंबर जिसको बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर आपके जो बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं, जो आप अटेंडेंस वगैरह करते हो, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। फिर स्कैनर जो है, स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैन करके इन्फॉर्मेशन अंदर लेके जा रहा है। ठीक है,
आपका माइक्रोफोन जिसपे आप बोलते हो वो भी एक तरह का, माइक भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। फिर वेब कैमरा, जब आप किसी को वीडियो कॉल करते हो तो आपका कैमरा आपका फोटो अंदर लेके जा रहा होता है ना, ठीक है, तो वो वेब कैमरा जो है वो भी एक तरह का इनपुट है। तो ऐसे कुछ आपको इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह एग्जाम में आउटपुट डिवाइस पूछता है, तो आउटपुट डिवाइस में सबसे सिंपल एग्जांपल तो मॉनिटर, जिसकी स्क्रीन पे आप देखते हो, तो मॉनिटर एक तरह का आपका कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर प्रिंटर, जहां से प्रिंट निकलता है, वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट है। फिर प्लॉटर जो है वो भी एक तरह का क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपको पता हो, जैसे स्पीकर जहां पर आपको आवाज सुनाई देती है उसको भी आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपने अगर हेडफोन लगाए हुए हैं तो वहां पे भी आपको आवाज सुनाई देगी, वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। फिर कई बार आप प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हो चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्दा लगा के, तो वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये कुछ पता हो। अब कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट की तरह फंक्शन भी करता है और आउटपुट भी। अब जैसे मैंने वहां पे टच स्क्रीन बताया था ना, टच स्क्रीन इनपुट भी और आउटपुट भी। जब आप स्क्रीन पे टच करते हो वो इनपुट भी जा रहा है और टच स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो, तो दोनों काम हो रहे हैं। टच स्क्रीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद जैसे आपके हेडसेट हो गया पूरा, मतलब हेडसेट क्या हो, जिसमें आपके आपके हेडफोन भी आ जाता है और माइक भी आ जाता है, तो वो एक तरह का इनपुट भी काम करेगा और आउटपुट भी काम करेगा। फिर आपकी जो यूएसबी ड्राइव के थ्रू आप इंफॉर्मेशन अपने लैपटॉप में डालते भी और साथ में देख भी सकते हो एट अ टाइम, तो यूएसबी ड्राइव भी एक तरह का आपका इनपुट एज वेल आउटपुट डिवाइस है। फिर आपके जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, वो भी एक तरह का इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ गया मॉडेम्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मॉडेम्स भी इनपुट भी होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए, कौन से इनपुट है, कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ऐसे डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। बाकी MICR, OCR, OMR, इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। अब जैसे हम प्रिंटर्स की बात कर रहे थे ना, प्रिंटर्स के बारे में बहुत बार एग्जाम पूछता है। प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब प्रिंटर जो है ना, हमारे पास दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर वो होता है जहां पर पेज और प्रिंटर जो है ना वो आपस में टच करते हैं। नॉन इंपैक्ट होता है जहां पर वो दोनों आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है। टच नहीं करें, जहां पे टच नहीं होगा तो नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट नहीं है तो जहां पे टच हो रहा है तो इंपैक्ट, ठीक है। इंपैक्ट में मतलब इंपैक्ट में पेपर टच होता है, ये याद कर रहे हैं, पेपर टच होता है और वहां पर पेपर टच नहीं होता है। अब इंपैक्ट को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर कुछ होते हैं जो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है। जैसे वो टाइपराइटर की मशीन थी ना, एक करेक्टर दूसरा करेक्टर, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब करेक्टर की एग्जांपल क्या है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऐसा अगर आपको एग्जाम में पूछेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट, तो आप इंपैक्ट प्रिंटर में डालोगे, ठीक है। इसी तरह आपका डेजी व्हील प्रिंटर जो है, डेजी व्हील प्रिंटर जो है, ये भी आपका करेक्टर बाय करेक्टर करता है, किसके अंदर आता है, इंपैक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपका चेन आ गया, चेन प्रिंटर जो है लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर जो है वो भी लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, बट ये सारे ही किसमें आते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर में। नॉन इंपैक्ट कौन से होते हैं, जो टच नहीं करते पेपर को, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंक जेट, तो दूर से ही इंक जेट की जा रही है, फेंकी जा रही है। जैसे आपके थर्मल प्रिंटर आ गए, वो भी एक तरह का हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, वो भी एक तरह का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। फिर आपका आ गया लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है इसके लिए, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी जो के प्रिंटर होते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी वो होते हैं लेजर प्रिंटर हमारे, ठीक है। ये चीज याद रख लेना। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बनाया किसने था, इसको 1960 में जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। इसलिए आप अगर कभी भी जाओ ना तो बेस्ट बोलते हो पेज को हमने जेरोक्स करवाना है, इसी कंपनी के नाम, स्टार्टिंग में इसी कंपनी ने बनाया, तो हम वो वर्ड यूज करते हैं कि जेरोक्स करवाना है। तो लेजर प्रिंटर जो है बेसिकली 1960 में जेरोक्स कंपनी बनाए थे, ये चीज याद कर लेना। अब एग्जाम में सबसे पहले पता है क्या चीज पूछता है, अब जो प्रिंटर की क्वालिटी है, प्रिंटर की क्वालिटी हम किस में मेजर करते हैं और प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिंटर की क्वालिटी है हम मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच में, किसमें, DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, ठीक है। और प्रिंटर की जो स्पीड है हम मेजर करते हैं PPM में, पेजेस पर मिनट, किसमें, पेजेस पर मिनट। तो स्पीड करेंगे पेजेस पर मिनट में, मतलब एक मिनट में कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और क्वालिटी करेंगे डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच से हम क्वालिटी प्रिंटर की मेजर करते हैं। ये चीज आपको समझ आ गया, इसमें कुछ इतना आपको दिमाग लगाने वाला नहीं था। पहले हमने देखा इनपुट डिवाइसेस कौन से, आउटपुट कौन से ऐसे जो इनपुट भी और आउटपुट भी है। फिर हमने देखा कि जो हमारे प्रिंटर है उसकी क्लासिफिकेशन हमने कर ली, क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, समझ आ गया, यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो आप अगर आप बात करो आपकी जो मेमोरी डिवाइसेस हैं, जो आपके सिस्टम में मेमोरी स्टोर होती है, आपके मेमोरी डिवाइसेस को हम दो पार्ट में, मेमोरी होता है स्टोरेज, तो आपकी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एक होती है हमारी प्राइमरी, यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी। प्राइमरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी। देखो प्राइमरी मेन है जो चाहिए, सेकेंडरी है एडिशनली, फॉर एग्जांपल मैंने अपने फोटोज अगर कहीं पे सेव कर तो मैं सेकेंडरी मेमोरी पे डाल दूंगा, ठीक है।
तो ये आपको पता है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? बेसिकली प्राइमरी मेमोरी वो होगी जो डायरेक्टली सीपीयू के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है, जो डायरेक्टली सीपीयू के कांटेक्ट में रहेगी डायरेक्टली, उसको बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। ये चीज याद कर लेना। तो प्राइमरी मेमोरी के में कौन कौन सी आ जाती है? जैसे रैम। रैम की फुल फॉर्म पूछता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि आप इसके ऊपर रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, मतलब पढ़ भी सकते हो, इसमें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब होने का मतलब कि जब भी लाइट जाएगी ये मतलब ऑफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं काम कर रहा हूं तो अगर मैं वापस खोलूंगा तो ये स्लाइड यहां से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, ये तो चला जाएगा, मुझे वापस पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी अपनी। तो ये एक तरह की वोलेटाइल, जब फोन ऑफ हो या लैपटॉप ऑफ हो या कंप्यूटर ऑफ हो, जो मेमोरी इरेज हो जाए वो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर डायनेमिक रैम आ जाती है, स्टैटिक रैम आ जाती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के अंदर प्राइमरी मेमोरी में एक मेमोरी आती है दैट इज नोन है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी कहने का मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ रीड करने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अब इसके बारे में ये याद रखना कि ये जो है नॉन वोलाटाइल है। रोम नॉन वोलाटाइल है, ये एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, क्यों है प्राइमरी है बट नॉन वोलाटाइल है। रैम आपकी वोलाटाइल है, ठीक है, रैम आपकी वोलाटाइल है, दोनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। अब रोम के अंदर कुछ प्रोग्राम पी रोम अगर पूछ ले एग्जाम में, पी रोम क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ कंटेंट इरेज भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ईप्रोम भी बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ऐसा भी यूज होता है। तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आए तो आपको याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब एक मेमोरी, आप कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने वर्ड यूज करते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? कुछ नहीं है, फ्लैश मेमोरी एक तरह की नॉन वोलाटाइल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और रीराइटेबल है, आप इसको दोबारा से लिख सकते हो इरेज करके, ठीक है। नॉन वोलाटाइल रीराइटेबल मेमोरी है हमारी फ्लैश मेमोरी। बेस्ट एग्जांपल, आपके कैमरा में फोटो खींचा वो जो सेव होगा दैट इज फ्लैश मेमोरी। आपके मोबाइल में जो होती है दैट इज फ्लैश मेमोरी। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं हमारी सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली हमारे सीपीयू के साथ लिंक में नहीं होती। इसमें जैसे मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक के थ्रू स्टोर हो रही है तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस बोलेंगे। इसमें आपकी आ जाती हैं एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर आपकी आ जाती है फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, जैसे, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, आपकी मैग्नेटिक टेप आ जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप आ जाती है, ये सारी मैग्नेटिक है। फिर कुछ होती है जो ऑप्टिकल वाली होती है, उसमें आपकी जैसे कंपैक्ट डिस्क आ जाती है, डीवीडी आ जाती है आपकी, जो पहले यूज करते हैं, ब्लू रे डिस्क आ जाती थी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आपकी पेन ड्राइव वगैरह आ जाती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ना, इसको बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। इसकी बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है, टीबीज में इसकी स्टोरेज होती है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं कि हमारी कौन कौन सी यहाँ पर मेमोरी के यूनिट्स हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज एक और देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि इनमें स्पीड किसकी ज्यादा है। देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज की स्पीड कम होती है, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज होती है ना उनकी स्पीड ज्यादा होती है। बट स्टोरेज किसकी ज्यादा होती है? सेकेंडरी वालों की। देख, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी मैग्नेटिक टेप है ना, इसकी बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है, मैग्नेटिक टेप की बहुत ज्यादा स्टोरेज होती है, बट जिसकी स्टोरेज ज्यादा होगी उसकी स्पीड बहुत कम होगी, तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। अब उससे बड़ी उससे कम स्टोरेज किसकी होगी? मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क की इससे कम स्टोरेज होती है बट स्पीड मैग्नेटिक टेप से थोड़ी ज्यादा होती है। फिर मेन मेमोरी आ जाती है हमारी, रैम रोम, ठीक है, मेन मेमोरी की बात आ जाती है। इनकी क्या होती है? स्टोरेज कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है। इससे ऊपर आ जाती है कैश मेमोरी, कैशे जिसे बोलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आ जाते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मैंने अभी आपको बताया था सीपीयू पढ़ाते हुए, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें मेमोरी स्टोरेज में देखें, रजिस्टर जो है जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ लिंक में है वो रजिस्टर होती है। कैश मेमोरी बेसिकली होती है कि आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज आप कर रहे हो वो कैश मेमोरी में आ जाती है। ये भी छोटी सी मेमोरी होती है, बट ये है कि ये कैश मेमोरी जो होती है आपकी, ये एक तरह का मतलब फास्टेस्ट मेमोरी में कंसीडर की जाती है, इसकी बहुत हाई स्पीड होती है। ये आपकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पता क्या पूछता है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के बीच में लाई करती है? तो रैम आ गया मेन मेमोरी, सीपीयू में आपके रजिस्टर लगे हुए, इन दोनों के बीच में हमारी कैश मेमोरी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये मैंने स्पीड के बेसिस में डाली है। मैग्नेटिक टेप की कम स्पीड है, उसे मैग्नेटिक डिस्क की ज्यादा, उसे मेन मेमोरीज की ज्यादा, उसे कैश की, उसे रजिस्टर की। बट स्टोरेज सबसे कम रजिस्टर की है, उससे थोड़ी ज्यादा कैश की होगी, उससे थोड़ी ज्यादा मेन मेमोरी की, फिर मैग्नेटिक, सबसे ज्यादा स्टोरेज मैग्नेटिक टेप की होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? फिर एग्जाम में जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क के बारे में अभी मैंने आपको बताया, एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क पूछता है, फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच की होती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फ्लॉपी डिस्क जो है 5.25 इंच की होती है, 3.5 इंच की भी होती है और 8 इंच की भी होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? इसमें से स्टोरेज किसकी ज्यादा होती है? देखो, स्टोरेज जो है किसकी ज्यादा होगी? जो 3.5 इंच की है उसकी स्टोरेज है 1.44 MB, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली। जो 5.25 इंच की इसकी है 1.2 MB, और जो हमारी 8 इंच की है उसकी केबीज में होती है, 80 केबीज के अराउंड, ठीक है, 80 से 240 केबी के अराउंड। इसका मतलब जो जिसका इंच ज्यादा है, मतलब जिसका साइज ज्यादा है, उसकी स्टोरेज कम है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा याद करें। देखो इसका साइज सबसे कम है इन तीनों में से, तो इसकी स्टोरेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि 1.2 MB, ये 1.44 MB, ठीक है। और इधर से स्टोरेज से याद है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा यूनिट क्या होता है स्टोरेज का? बिट। बिट में क्या आ जाता है, या 0 या 1। 0 का मतलब होता है या सी, 0 का मतलब होता है ऑफ, कुछ भी नहीं। 1 का मतलब होता है ऑन, सब कुछ, ठीक है। तो बिट का मतलब होता है 0 या 1। बिट से ऊपर बनता है बाइट्स। क्या बनता है? बाइट्स। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर हमारे बाइट्स के बाद बन जाएंगे किलो बाइट। तो एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है। फिर किलो बाइट्स के बाद बन जाता है हमारा मेगा बाइट्स, एमबी जिसे आप बोलते हो। फिर मेगा बाइट से बन जाते हैं हमारे पास गीगा बाइट, ठीक है। गीगा बाइट से हमारे बन जाते हैं टेरा बाइट, ठीक है। टेरा बाइट से हमारे बन जाते हैं पीटा बाइट। पीटा बाइट से हमारे बन जाते हैं एक्सा बाइट, ठीक है। एक्सा बाइट एक्सा बाइट से हमारा बन जाता है जीटा बाइट, ठीक है। जीटा बाइट से हमारा बन जाता है जोटा बाइट। जोटा बाइट से हमारा बन जाता है ब्रोंटो बाइट। क्या बन जाता है? ब्रोंटो बाइट। और ब्रोंटो बाइट से बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो होता है जियोप बाइट, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा? मेमोरी यूनिट जियोप बाइट। और सबसे छोटा कौन सा है? बिट। तो ये चीज याद कर लें, एग्जाम में पूछता है। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? एक बाइट में मैंने आपको बताया कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। और एक बाइट में ही हम एक बाइट को हम बोल देते हैं कि एक बाइट में हमारे पास 2 निबल होते हैं। क्या होते हैं? निबल होते हैं, 2 निबल होते हैं। इसका मतलब देखो ना, एक बाइट अगर आपका 2 निबल के बराबर है और इधर से 8 बिट के बराबर है, इसका मतलब 2 आपका किसके बराबर है? 8 के बराबर। इसका मतलब एक आपका किसके बराबर है? 4 के बराबर। इसका मतलब आपका जो बेसिकली एक निबल है, एक निबल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। तो ये याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोला एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, या ऐसे बोलो एक बाइट में 2 निबल्स होते हैं। इसका मतलब एक निबल में कितने बिट्स होंगे? 4 बिट्स होंगे। बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड जियो बाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी स्टोरेज। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब एग्जाम में कुछ और फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, जैसे बीसीडी पूछ जाती है। बीसीडी पूछा जाती है, ये कंप्यूटर के कोड्स हैं बेसिकली। तो बीसीडी की फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लगाओगे बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या लगाओगे? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये आपको याद करना है। ये बेसिकली कितने बिट्स का होता है? 4 बिट्स का। कितने बिट्स का होता है? 4 बिट्स का। ये याद कर लेना, कितने बिट्स का होता है? 4 बिट्स का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें आप 4 बिट्स को यूज करते हो किसी भी डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप जैसे यार फॉर एग्जांपल 0110, अगर आप ऐसे लियो, इसका मतलब 4 बिट्स का यूज कर रहे हो किसी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये बेसिकली किस में लिखा गया? बाइनरी कोडेड डेसिमल में, ठीक है। जैसे ASCII, अभी किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, मैंने कल परसों ही बताया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कोड है। इसमें बेसिकली 7 बिट्स भी यूज की जा सकती है, 7 बिट से भी बताया जा सकता है, 8 बिट से भी बताया जा सकता है। बट आपको पता होना चाहिए ASCII है क्या? एक तरह का कोड है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब इसी का एक आगे एक और होता है जो हमने पढ़ा ना अभी, बाइनरी कोडेड वाला। उसका एक और होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड को एक्सटेंड किया डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसकी भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसको बताने के लिए हम कितनी बिट्स का यूज करते हैं? 8 बिट्स का। और एक यूनिकोड याद कर लेना, यूनिकोड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिकोड्स में हम 16 बिट्स का यूज करते हैं। यूनिकोड में कितनी बिट्स का यूज किया जाता है एक नंबर को बताने के लिए? 16 बिट्स का। यूनिकोड्स की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। जो हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल है ना, बीसीडी, वो उसको किसने बनाया? बाइनरी कोडेड डेसिमल को बनाया था IBM कंपनी ने। किसने बनाया था? IBM कंपनी ने। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो ये आपको देखने में अभी ऐसे लग रहा है ना, कई बार ऐसे फुल फॉर्म्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इसको किसने मतलब इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है? ASCII की। इसमें कितने बिट्स तक कर सकते हो? जैसे ASCII में बताया 7 बिट्स, 8 बिट्स का भी हो सकता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल वाला मैंने बताया 4 बिट्स का होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल वाला 8 का होता है। यूनिकोड वाला 16 बिट्स का होता है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब हम थोड़ा चलते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कोई काम करने के लिए, ठीक है। यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती है, मैं आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं
उसको बोलते हैं सेट ऑफ, एक इंस्ट्रक्शन दी 2 3 4 5, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का अगर मैं सेट बना दूंगा इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। अब अगर इन्हीं प्रोग्राम्स का मैं सेट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम उसका सेट दूसरे प्रोग्राम का सेट, ये बना देता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एग्जाम में पूछे सॉफ्टवेयर को होता है सेट ऑफ प्रोग्राम। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, फादर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। बहुत एग्जाम्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है, जो स्टार्टिंग में एग्जाम्स होते थे उनमें आता था। ठीक है, और फादर सॉफ्टवेयर क्वालिटी किसको बोला जाता है? हमफ्री को, एस हमफ्री को बोला जाता है। वॉट्स एस हमफ्री इसका पूरा नाम है, वॉट्स एस हमफ्री। बस थोड़ा याद कर लो क्या नाम है, वॉट्स एस हमफ्री। अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, और इसको बोला जाता है कि उसने सॉफ्टवेयर थ्योरी को लाया, तो एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। एलन ट्यूरिंग जो है बेसिकली उनको बोला जाता है कि एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि पहले पर्सन है जिन्होंने सॉफ्टवेयर थ्योरी को लाया था, थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर को लाया था, फर्स्ट पर्सन है 1935। तो एलन ट्यूरिंग का नाम आप अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, अब जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या, मैंने एक तरह का प्रोग्राम है, मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो सिस्टम को चलाने में काम करते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, कोई फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल, अगर आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल में करोगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने लेटर लिखना है तो एमएस वर्ड में लिखोगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो एमएस पावर पॉइंट में बनाओगे। अगर आपने डेटाबेस को मैनेज करना है एमएस एक्सेस में करोगे। ये सारे एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जैसे इनको बोलते हैं एंड यूजर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ये यूजर के लिए बने हुए हैं। अब एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, जो डिवाइसेस आप साथ में अटैच करते हो उनको चलाने के लिए हेल्प करते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब इसके साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, ओपन सोर्स कोई भी चीज है ना, अगर उनका मतलब होता है कि उनका जो सोर्स कोड है ना, उनका सोर्स कोड ओपन है, मतलब आप उसमें चेंजिंग कर सकते हो सोर्स कोड में। जिसके आप सोर्स कोड में चेंज कर दोगे उसको ओपन सोर्स बोलेंगे। तो एग्जाम में पूछता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल बताओ। सबसे अच्छी एग्जाम्पल है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जो गूगल का है ना, एंड्रॉइड किसका है? गूगल का। वो एक तरह का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम में पूछता है इसके लिए, जैसे ब्लेंडर हो गया, लाइनेक्स हो गया, ऐसे ही पूछेगा इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है। सिम्बियन हो गया, ठीक है, आपका पाइथन हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं। फिर उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला माई एसक्यूएल जो हो गया, ठीक है, ये भी। वीएलसी जो मीडिया प्लेयर है वो भी हो गया। फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स वाला ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स ब्राउजर जो हो गया, ठीक है, जो मोजिला वाला, तो वो भी। ये सारे कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम में और ओपन सोर्स है, उसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोस, बोस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बोस क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोस की फुल फॉर्म पूछी जाती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम इसके रिलेटेड एक और चीज होती है, कुछ नहीं है, एक और फुल फॉर्म बोस से याद है, बायोस भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करता है बेसिकली? फॉर एग्जांपल आपके हार्ड ड्राइव में कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, आपको सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। तो आपके हार्ड ड्राइव से आपकी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बायोस का, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी सिस्टम यूटिलिटीज जो मैंने आपको पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं आपको बता दूंगा। सिस्टम यूटिलिटीज जो है बेसिकली वो भी इसमें आ जाते हैं। किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटीज में आपके आ जाते हैं, जैसे डिस्क को कंप्रेस करने वाला है, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क को फ्रेगमेंट करने वाला, ठीक है, और उसके बाद डिस्क को क्लीन करने वाला, एंटीवायरस, ये सारे किसमें आ जाते हैं? ये सारे हमारे आ जाते हैं किसमें? सिस्टम यूटिलिटी। मतलब सिस्टम को चलाने में जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, वो एंड यूजर प्रोग्राम। एंड यूजर प्रोग्राम कहने का मतलब जहां से यूजर डायरेक्टली उनको यूटिलाइज करता है अपने फंक्शन के लिए। ठीक है, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसर, दो चीजें जो कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेसर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में मिल जाते हैं ना, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब आप इसमें काम कर सकते हो। मतलब प्रोसेसर, एक तो प्रोसेसर होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ये मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, एक और चीज मुझे याद आ रही है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जब भी हम किसी का लॉगिन,
ठीक है, लॉग इन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम में कोई लॉग इन कर रहा है और उसका पासवर्ड जो है, फॉर एग्जांपल उसको पासवर्ड और लॉगिन आना चाहिए ना। तो ये जो लॉगिन किसी का जब कोई लॉगिन करता है उसका नेम और पासवर्ड की जो वेरिफिकेशन होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेट करना कि ये बंदा यही है जिसका सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो कई बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वेरिफिकेशन किसी लॉगिन नेम और पासवर्ड की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फिर कई बार ऐसा पूछ लेता है डीबगिंग क्या होता है? डी बग होता है एरर, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एरर को रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, अभी जो जो चीजें मेरे को दिमाग में आती जाएंगी मैं वो आपको बताता जाऊं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है। मतलब आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, ताकि आप मतलब जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर वही काम करेगा। तो आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरफेस जो हमारे यूजर इंटरफेस है वो मेनली दो होते हैं, एक होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होते हैं हमारे करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, करेक्टर यूजर इंटरफेस में सिर्फ आप टेक्स्ट के थ्रू ही डेटा अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कीबोर्ड में लिखूंगा तो फिर ही वो काम करेगा, बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें सिर्फ टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, जैसे हम माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो किसने बनाया था? ये एग्जाम में पूछता है, जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था? जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था। कब? 1970s में, ये याद कर लेना। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में पूछता है कमांड लाइन इंटरफेस किसको बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस दूसरा नाम है करेक्टर यूजर इंटरफेस का, इसी का दूसरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। और एग्जाम में पूछता है कि इसकी एग्जांपल बताओ। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक तरह का करेक्टर लाइन इंटरफेस बोलो या कमांड करेक्टर यूजर इंटरफेस बोलो। कहने का मतलब है कि आप इसको कमांड माउस के थ्रू नहीं दे सकते, आप इसको कमांड सिर्फ लिख के ही दे सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा यूजर इंटरफेस के बारे में। ठीक है, 2 मिनट पानी पी लूं मैं, आप भी पी लो, पानी वानी पीना है तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखो लेक्चर इतना छोटा नहीं है, काफी चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी अभी इंपॉर्टेंट चीजें इतनी तो आई नहीं, अभी इंपॉर्टेंट चीजें आगे आनी है, जैसे कीज वगैरह वो सब आएंगी, उनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बट मेरा ये सेशन लाने का ये चीज है कि एक तो आपको पता चलेगा पढ़ना क्या होता है, और दूसरा आपको यहीं से कुछ चीजें एग्जाम में रेप्लिकेट करेंगे और आपको चीजें समझ आएंगी बेसिकली। तो आप अच्छे से इस लेक्चर को देखो। बाकी ऑफिस में लेट ही पहुंचा था, मुझे लग नहीं रहा था, बट क्योंकि मुझे ऐसे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि कल परसों आने वाले 1-2 दिन में क्लासेस शायद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि असेंबली की आज को आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, तो उसके चक्कर में थोड़ा ऑफिस में भी काम का वर्कलोड रहता है। तो अब इसे मैं सोच रहा हूँ कि आज आपका ये कंप्यूटर का, ऑल्दो मैंने इसको 2 पार्ट में करना था, बट कल किसने देखा, कल की गारंटी नहीं है। तो आज जितना होता है वो करके चलते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये समझ आ गया आपको यूजर इंटरफेस में एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस या कुछ और डाल देगा, तो ये पता होना चाहिए। या आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो नए वाले होंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 3-4 डालेगा, उसमें एक आपको एमएस डॉस डाल देगा। जब भी आप एमएस डॉस को देखोगे ना, समझ जाना ये एक तरह का हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस है। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे यूनिक्स, अगर एग्जाम में पूछे यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर लाइनेक्स, लाइनेक्स भी एक तरह का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है, इसके बारे में याद कर लेना, इसका एग्जाम में बहुत पूछता है। लाइनेक्स एक तरह का ओपन सोर्स है। ठीक है, ये 1991 में डेवलप हुआ था, ओपन सोर्स है, इतना पता है। सोलारिस, सोलारिस भी एक तरह का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर बोस मैंने आपको बता दिया, भारत भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, इसके बारे में भी याद कर लेना, ये भी ओपन सोर्स है। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी याद कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर जो विंडोज के बारे में तो सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है, एमएस विंडोज, जिसमें डिफरेंट वर्जन आते रहते हैं विंडोज के, वो भी आपका क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, जैसे एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? गूगल का। बट एंड्रॉइड किसकी तरह है? लाइनेक्स की तरह है, इसलिए ये भी ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड भी एक तरह का ओपन सोर्स है, अभी बताया था ना आपको। ठीक है, फिर और भी बहुत सारे, जैसे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, तो जो नहीं होगा वो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट क्या कवर करना है। देखो हमने डिफरेंट
अभी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया मैंने आपको, थोड़ा सा कहीं पर यूज हुआ। अब मेरे को आपको जैसे मैंने कैसे बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज का यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का मेनली यूज किया, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हमने मेनली जो है एसक्यूएल का यूज किया था, दैट इज एसक्यूएल की भी फुल फॉर्म पूछता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका हमने मेनली यूज किया। फिफ्थ जनरेशन में हमने जो है, जो एआई वाली जनरेशन है उसके रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, फिफ्थ जनरेशन एआई वाली है, एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन सी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इनके नाम पता हो, जैसे पाइथन, पाइथन एआई में यूज होती है, आर लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी एआई में यूज होती है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक स्केला करके है, ये भी यूज होती है, ठीक है। जावा जो है ये भी यूज होती है, सी प्लस प्लस भी यूज हो जाती है एआई में, ठीक है। लिस्ट सबसे ज्यादा पूछता है, लिस्ट प्रोसेसिंग ये पूछता है, ये यूज होती है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट करके है, जावा स्क्रिप्ट करके ये भी यूज होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस जो है एआई में यूज होती हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको बिल्कुल नहीं बोलोगे। जैसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, फादर ऑफ एआई कौन है, ठीक है, फादर ऑफ एआई कौन है, जॉन मैकार्टी, जॉन मैकहर्टी को बोला जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब लैंग्वेजेस की बात चल रही है, तो जैसे आप पीछे वाला पेपर अगर उठा के देख लो जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी शायद लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आया था। तो लैंग्वेज को हम मेनली डिवाइड कर देते हैं, कुछ होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो है, समझ लो, जो कंप्यूटर इजीली समझेगा, हमें समझना मुश्किल। जैसे लो लेवल सबसे जो लैंग्वेज है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 1, कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है, ठीक है, कंप्यूटर, बट ये हमें समझ नहीं आती। अगर मैं 0 1 की फॉर्म में उधर नंबर लिख के दे दूं, तुम्हें क्या समझ आएगा मैंने क्या लिखा है। तो ये होती है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद और लो, इसी बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जब भी आप किसी कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज में लिखोगे, जैसे मुझे अगर कंप्यूटर काम लिखना है, मैं तो इंग्लिश में ही लिखूंगा, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो वही समझता है, वहीं पर हमारे ट्रांसलेटर वगैरह यूज होता है, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले आ गई बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 1 की फॉर्म में। फिर हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाती है असेंबली लैंग्वेज, ये भी स्टार्टिंग में यूज होती है, सेकंड जनरेशन में इसका यूज हुआ। इसमें हम कुछ निमोनिक कोड यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं लोड, तो वो लोड हो जाती है चीज, जब हम बोलते हैं स्टोर, तो वो स्टोर हो जाती है चीज, समझ रहे हो। तो ऐसे हम निमोनिक कोड्स हमने बनाए होते हैं हर चीज के लिए। फिर उसके बाद मीडियम लैंग्वेजेस आई, जैसे हमारे पास मीडियम लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, बट उसके बाद हमारे पास आई हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का ये फायदा था, हाई लेवल लैंग्वेज जो है हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती, वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज थी, मतलब हमारे ऊपर, हम उसको इजिली लिख सकते थे। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्ट्रान, फॉर्ट्रान स्टार्टिंग में आई थी, फॉर्ट्रान की फुल फॉर्म भी पूछ लेता, फॉर्ट्रान की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, इसमें मैंने भी काम किया, इससे मुझे इनका थोड़ा पता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर एल्गोल, एल्गोल भी पूछ लेते हैं, एल्गोल स्टैंड फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, इसका याद कर लेना। फिर उसके बाद पास्कल भी है, ठीक है। फिर सी प्लस प्लस है, ठीक है, सी है हमारे पास, ये याद कर लो। फिर जावा है, जावा इंटरनेट में यूज होती है ज्यादा, ये याद कर लो। फिर एक बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है, बेसिक, बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरचेंज कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरचेंज कोड। तो बेसिक भी एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। एक है कोबॉल, इसके फुल फॉर्म पूछ लेता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबॉल को ग्रेस ओपन ने बनाया था, कई बार इसमें एग्जाम में पूछा गया। जैसे पास्कल लैंग्वेज है, इसको निकोलस विर्थ ने पूछा गया, किसने बनाया, निकोलस विर्थ ने। जैसे सी लैंग्वेज है, डेनिस रिची ने बनाया था। सी प्लस प्लस को जॉन स्टोन्समैन ने बनाया था। जावा के लिए पूछता है जेम्स कोसलिंग ने बनाया था, ठीक है। इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। अब फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज को ध्यान से सुनो। अब कंप्यूटर तो समझेगा सिर्फ मशीन लैंग्वेज, मैंने आपको मशीन लैंग्वेज को छोड़ के एक असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ा दी और हाई लेवल लैंग्वेज भी पढ़ा दी, ठीक है। अब इनको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए जो आप ट्रांसलेटर यूज करते हो उसको बोलते हैं असेंबलर। क्या यूज करते हो, असेंबलर। और जब आपको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आप किसका यूज करते हो, आप या तो इंटरप्रेटर का यूज करोगे और या किसका यूज करोगे, कंपाइलर का, ठीक है। इसका यूज, फर्क क्या है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन पहले एक लाइन को हाई से लो में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को करेगा, और कंपाइलर जो है एट अ टाइम पूरे प्रोग्राम को कर देगा, एट अ टाइम पूरे के पूरे प्रोग्राम को कर देगा, ठीक है। और देखो, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, मतलब स्लो काम करता है, बट इसमें डीबगिंग अच्छे से हो सकती है, क्योंकि डीबगिंग मतलब इसमें से गलतियां अच्छे से ढूंढ के उसको रिमूव किया जा सकता है। कंपाइलर एट अ टाइम पूरे प्रोग्राम को एक ही बार, तो मतलब फास्ट काम करता है, बट इसमें डीबगिंग अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। देखो ना यार,
एक ही बार में आपने सारा काम कर लिया तो वहां पर गलती की प्रोबेबिलिटी है। आपने लाइन बाय लाइन काम किया तो गलती की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरप्रेटर में डीबगिंग अच्छे से हो जाती है। डीबगिंग मतलब बग को ढूंढना और खत्म करना, और कंपाइलर में डीबगिंग थोड़ी कम अच्छे से होती है। इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन काम करे तो स्लो होगी, कंपाइलर जो है वो फास्टली काम करेगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको हाई में लो में करना है तो क्या करना है, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं, वैसे इसमें से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है आपकी इंस्ट्रक्शन का सेट। जब आप पूरे प्रोग्राम को लिख देते हैं ना, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। मतलब एक रिटर्न ऑफ पूरा प्रोग्राम, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। और जब आप उसको जो है फिगर्स की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में बताते हो प्रोग्राम को, उसको बोलते हैं फ्लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा, पहले मैं स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद में नंबर्स डालूंगा, ठीक है, ये सब आगे एल्गोरिथम। और उसको अगर मैं सिंबल से बता दूं, जैसे स्टार्ट के लिए कोई सिंबल रख दूं, एंड के लिए कोई सिंबल रख दूं, कैलकुलेशन के लिए कोई सिंबल रख दूं, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। दिस इज क्लियर? तो समझ आ गया यहाँ पर। अब देखो इतना कुछ पढ़ लिया ना, अब थोड़ा रटने वाली चीजों पे फोकस करो, क्योंकि अब जो आएगा आगे वो रटने वाला है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है। बट थोड़ा आगे एक ही बार रटने से पहले कि थोड़ा आपको मैं पहले यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं। जैसे आपके सिस्टम में, आपके जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शनल कीज होते हैं, उनका डायरेक्टली फंक्शन एग्जाम में पूछता है। जैसे F1 जो फंक्शनल की है ना, F1 क्या किसके लिए यूज की जाती है? हेल्प के लिए यूज किया जाता है। टोटल फंक्शनल कीज कितनी है? 12, ठीक है। सारे नेम भी करो, जो मैं बताऊंगा वो कर लेना। F2 किसके लिए यूज किया जाता है? रीनेम के लिए, मैक्सिमम रीनेम के लिए। F3 किसके लिए यूज किया जाता है? सर्च करने के लिए। F3 किसके लिए यूज किया जाता है? सर्च के लिए। F4 जो है, F4 का खुद का यूज तो फाइंडिंग के लिए होता है, बट F4 में आपने Alt प्लस F4 अच्छे से याद करना है शॉर्टकट की। Alt प्लस F4 कहां पर यूज होती है? जब भी हमें किसी विंडो को क्लोज करना हो, किसी विंडो को क्लोज करना हो तो हम Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। ये एग्जाम में पूछता है। F5 हम यूज करते हैं रिफ्रेश के लिए, ठीक है। F5 हम रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो हमारा F7 है, F6 है, तो F7 जो है वो स्पेल चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेकिंग करनी हो या ग्रामर चेक करनी हो, ठीक है, ग्रामर चेक करनी है तो उसके लिए यूज किया जाता है। देखो ग्रामर में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो ग्रीन लाइन बताती है, और अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है वो रेड लाइन बताती है। तो ये भी याद करो, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है सकता है? F11 के बारे में पूछा जाता है, और F12 के बारे में। F11 जो फंक्शन की है वो किसके लिए यूज की जाती है? F11 जो है, अगर आपको फुल स्क्रीन मोड पे जाना है, अगर आप फुल स्क्रीन मोड पे जाना चाहते हो या उधर से एग्जिट होना चाहते हो, तो एंटर करना या एग्जिट होना कि कहां से? फुल स्क्रीन मोड से। फुल स्क्रीन मोड से तो उसके लिए F11 यूज करते हो। F12 किसके यूज करते हैं? जब आपको एज डायलॉग बॉक्स सेव करना हो, सेव एज डायलॉग बॉक्स, तो आप उसके लिए F12 का यूज करते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसको आप रट लोगे, ठीक है। फिर एक और जो है विंडोज की, माइक्रो, अभी हम वो पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी कई बार ना एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है विंडोज की। तो विंडोज की फुल फॉर्म है वाइड, किसने बनाया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन, ठीक है। तो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन किसकी फुल फॉर्म है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की फुल फॉर्म है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं शॉर्टकट वो बता देता हूं, कुछ फाइल्स को ना शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। फाइल्स को, जैसे अगर आपको docx लिखा हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, अच्छे से देख लेना। अगर कोई आपकी MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? .docs यूज करते हो, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन ये है। अगर आपकी वर्ड पैड वाली फाइल है तो उसके लिए आप .rtf यूज करो। अगर आपका वर्ड पैड डॉक्यूमेंट है, कौन सा वर्ड पैड डॉक्यूमेंट है, आप उसके लिए .rtf मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी आगे बता दूंगा। अगर आपकी कोई नोट पैड की फाइल है, नोट पैड वाली .txt यूज करते हो। अगर आपकी कोई ईमेल फाइल है, .eml यूज करते हो। अगर आपकी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो exe यूज करते हो, ये याद करना है। अगर आपकी एक्सेल की फाइल है तो .xlsx यूज करते हो। अगर आपकी कोई HTML फाइल है तो आप HTML यूज करोगे, ठीक है, या HTML यूज करोगे। अगर आपकी प्रेजेंटेशन की है .pptx यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपकी इंपॉर्टेंट है जिप फाइल है तो .zip करोगे यूज, ठीक है। और जिप फाइल की फुल फॉर्म क्या होती है? जिप की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल मतलब हमें जब इंफॉर्मेशन भेजनी हो ना, हम जिप करके भेजते हैं, उसमें फटता नहीं है वो, और बाद में उसको जिप से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर ही हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जिप स्टैंड फॉर जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, और इसको कर लेना।
अब देखो, अब मैं आगे मूव कर रहा हूं, मैं कहां पर जाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, वहां की शॉर्टकट कीज आती हैं, बट कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो जनरल है, जो सब में यूज होती हैं, तो वो आपको पता, पहले ही बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी करते हो, कंट्रोल प्लस एक्स से कट करते हो, और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं ना, ये आपको पता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम किया, उसको आप अनडू करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज करोगे अनडू करने के लिए। अगर उसको वापस करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज करोगे, मतलब रीडू के लिए, ठीक है, इतना आप सबको पता है। अगर आपने सभी को सिलेक्ट करना है, एक ही बार सारे सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हो, मतलब सिलेक्ट करना हो अगर सभी चीजों को, कंट्रोल प्लस ए का हम यूज करते हैं अगर हमें सभी सिलेक्ट करना हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। वहां पर ऑल्ट प्लस F4 बताया था, उसका फंक्शन था कि आपने क्या करना है, विंडो को क्लोज करना हो। बट अगर आपने क्या करना हो, किसी चीज की, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज सिलेक्ट करी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो ऑल प्लस एंटर का यूज करेंगे, किसके लिए, प्रॉपर्टीज देखने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम, मतलब इसमें क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, अगर आपका कभी भी सिस्टम स्टार्ट नहीं ना हो रहा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की को दबाओ तो वो हो जाता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है रीस्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है, रीस्टार्ट द कंप्यूटर। मेरा भी जब नहीं होता ऑफिस में तो कंट्रोल ऑल्ट तो डेल जो है उसको दबाना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस्केप की का यहाँ पे यूज होता है, कंट्रोल प्लस एस्केप की यूज होता है अगर आपको स्टार्ट मेनू पे जाना है, स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करना है, तो कंट्रोल प्लस एस्केप की का आप यूज करते हो, ठीक है। अगर आपने कोई काम किया उसको कैंसिल करना है तो आप एस्केप की का यूज, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज की उसको कैंसिल करना है तो एस्केप की का यूज करते हो। विंडो की का आप यूज तभी करते हो जब आपको बेसिकली क्या करना है, स्टार्ट मेनू को शो करना है या हाइड करना है, तो आप विंडो की का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कोई शॉर्टकट कीज हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आप अच्छे से कर लोगे। अब हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स हमारे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ आ गया ना, इसकी शॉर्टकट की एक बार होगी तो काम बन जाएगा। मुझे लगता है 50 मिनट्स के अराउंड हो गया हमें पढ़ाते हुए अभी। देखो यार, लेक्चर अगर मैं पढ़ा सकता हूँ एक में, तो आप एक में इसको कंप्लीटली पढ़ भी सकते हो। इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ही है पढ़ाते हुए, तो अब मुझे पता है कि इन चीजों के रिलेटेड चीजें अगर पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये अच्छे से लेक्चर कवर करके जाना है एग्जाम में, ऐसे नहीं चल जाना है। और पीछे वाला जो पेपर है ना, वो सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। आपकी काफी चीजें तो यहीं से निकल जाएंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अब एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम एमएस वर्ड में चलते हैं। देखो एमएस वर्ड का यूज किसके लिए होता है, आपके लेटर वेटर लिखने के लिए। इनमें आपको सिर्फ शॉर्टकट की और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कहां पर क्या होता है, ठीक है। देखो एमएस वर्ड में सबसे पहले अगर आपको एमएस वर्ड को खोलना हो तो आप एक, तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, आप एक डायलॉग बॉक्स वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपने अगर आपने अपने स्टार्ट बटन को दबाओगे, ठीक है, और विन प्लस आर लिखोगे, आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप उसके ऊपर, रन डायलॉग बॉक्स के ऊपर जब आप विन वर्ड लिखते हो, ठीक है, ये पूछता है पावर पीएनटी किस में लिखते हैं अगर आपने पावर पॉइंट खोलना है, ठीक है, एक्सेल किस में लिखते हैं अगर आपने एक्सेल खोलनी है, ऐसा एग्जाम में पूछता है। तो अगर आपने रन डायलॉग बॉक्स के हेल्प से एमएस वर्ड खोलना हो तो आपने कौन सा वर्ड डालना होता है, वहां पर विन वर्ड डालना होता है। क्या डालना होता है, विन वर्ड डालना, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका तो ये है कि आप सिंपली अगर आप कोई भी स्टार्ट बटन में जाओ, वहां पर सारे प्रोग्राम्स में जाओ, एमएस ऑफिस में आपको सीधा एमएस वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड वहां पे मिल जाता है, ठीक है। अब जब भी आप एमएस वर्ड में काम करते हो तो उसमें जो फाइल बनती है, ठीक है, उस फाइल का जो बेसिकली नाम होता है, उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट1। क्या होता है, डॉक्यूमेंट1 बाय डिफॉल्ट उसका नाम होगा, और इसकी एक्सटेंशन .docx ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये चीज आपको सबसे पहले एमएस वर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। फिर अगर आपने कभी भी एमएस वर्ड में काम किया, सबसे ऊपर आपको टाइटल दिखता है। क्या दिखता है, टाइटल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो टाइटल होता है उसके इधर राइट साइड में 3 बटन होते हैं। एक होता है मिनिमाइज वाला, एक होता है रीस्टोर करने वाला, एक होता है क्लोज करने वाला। तो ये 3 बटन तो आपने देखे ही होंगे, मिनिमाइज करने वाला, रीस्टोर और क्लोज करने वाला। ये सब टाइटल में होता है। टाइटल में तो समझ लो कि बेसिकली जहां पर आपका एप्लीकेशन का नाम डॉक्यूमेंट1 ये चीज लिखी होती है, ये ऊपर सब टाइटल में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया एमएस वर्ड में, ठीक है। और एमएस वर्ड में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है यहाँ पर, जहां पर आपका स्टैंडर्ड टूल बार में आपका क्या होता है, जैसे आपका ओपन करना, सेव करना, फाइल लिखा होता है, ये सारे वर्ड जो हैं कहां पे लिखा होता है, प्रिंट लिखा होता है, ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार में लिखे जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होती है टैब्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट टैब्स। अब कौन से टैब में क्या आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका होम टैब, जो आपका होम टैब होता है ना, होम टैब में आप क्या क्या कर सकते हो। होम टैब में जैसे आपका कट कॉपी पोस्ट,
पेस्ट मतलब क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड में आपका मतलब कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, वो इसमें आता है। आपका फॉन्ट है जो, मतलब आपका जो फॉन्ट है, मतलब जो आपका अल्फाबेट का, उसका साइज चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, वो सब चीजें आप यहाँ पर करते हो। कहाँ पर? होम टैब में। ये याद करो कहाँ पर हो रहा है। किसी को पैराग्राफ देना है, किसी का स्टाइल चेंज करना है, कोई एडिटिंग करनी है, फाइंड रिप्लेस करना है, ये सब होम टैब में होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका इंसर्ट टैब में क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इंसर्ट टैब में आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पेज इंसर्ट करना है, आपको टेबल इंसर्ट करना है, आपको कोई हाइपर लिंक डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको हाइपर लिंक डालना है, आपको हेडर फुटर, हेडर मतलब जो ऊपर सारे पेजों में आ जाए, जैसे ये अवेकनिंग क्लासेस हेडर में डाला होगा तो हर पेज में आ जाएगा। जैसे ये नीचे पेज नंबर होगा, इसके नहीं है, बट ये देखो ये टेलीग्राम चैनल, ये तीनों ये फुटर में डाले हो तो ये हर पेज में आए होंगे। तो ये सारे भी कहां पर होते हैं? इंसर्ट टैब में। देखो इसको लाइटली मत लेना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है हाइपर लिंक कहां होते हैं, हेडर फुटर कहां पर होते हैं, इंसर्ट टैब में होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब पेज का जितना भी आपका सेटअप होता है, पेज का सेटअप वो कहां पर होता है? पेज लेआउट टैब में। कहां पर होता है? पेज लेआउट टैब में पेज की सेटअप होता है पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कैसी होगी पेज की, उसकी थीम कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा, ये सारा पेज लेआउट टैब में होता है। ये चीज आपने याद रखना है। फिर आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछे, इंपॉर्टेंट यही है। बाकी व्यू टैब में क्या होता है, व्यू टैब भी कई बार पूछ लेता है, कम चांसेस है। प्रिंट लेआउट जो है वो कहां पर आता है? प्रिंट लेआउट, इसको देख लेना। प्रिंट लेआउट आपका कहां पर आता है? व्यू टैब में आता है। ठीक है, फुल स्क्रीन में रीड करना है तो वो सारा भी व्यू टैब, मतलब आपने कैसे देखना है उसको, ये सारा व्यू टैब में आता है। ठीक है, इतना अगर देख लोगे तो बहुत है। मतलब मेन आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए इनमें क्या है। अब इसमें ज्यादा नहीं देखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं देखना। एक आपको पता है, एक मैंने एमएस वर्ड में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, वर्ड रैप। इसकी कई बार डेफिनेशन पूछ रहा है। वर्ड रैप कुछ नहीं होता है, जब आप एक लाइन में आगे यहां तक लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड लाइन में चल जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्ड रैप। ये एमएस वर्ड का फीचर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। अब आपको देखनी है शॉर्टकट की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव होता है, F12 सेव एज होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ ऊपर। तो जो ऑलरेडी बताई है वो तो अब नहीं बताऊंगा, जो मैंने नहीं बताई है वो बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस एन। अगर आपने एक, ध्यान से सुनना, अगर आपने एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है, अगर आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे। न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, कंट्रोल प्लस एन दबाओगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ एस दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एस सॉरी, और सेव एज के लिए F12 दबाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कोई लिंक डालना हो, अगर आपको कोई लिंक डालना हो, ठीक है, बीच में कोई लिंक डाल, जैसे यहाँ पर मैंने नीचे लिंक डाले हो, तो लिंक डालने के लिए आप कंट्रोल प्लस के का यूज करते हो। ये पूछता है एग्जाम, कंट्रोल प्लस के का किसके लिए यूज करते हो? अगर आपने कोई लिंक डालना हो तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस के का यूज करते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई वर्ड को, यहाँ पे आपका कर्सर है, उसके राइट साइड में किसी वर्ड को डिलीट करना हो, तो कर्सर के राइट साइड में अगर किसी वर्ड को डिलीट करना हो, आप कंट्रोल प्लस डेल दबाओगे। ठीक है, और अगर कर्सर के लेफ्ट साइड में आपने किसी चीज को डिलीट करना हो तो आप क्या दबाओगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। जो भी है ना, बैक से स्पेस हमेशा लेफ्ट साइड वाली चीजें डिलीट करता है और राइट साइड वाली डिलीट की यूज करता है। तो कंट्रोल प्लस डेल कर्सर के राइट साइड डिलीट करेगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कर्सर के लेफ्ट साइड में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि अगर आपको डेट, करंट डेट, आज की डेट डालनी हो, करंट डेट अगर आपको डालनी है तो आप किसका यूज करोगे? आल्ट शिफ्ट और उसके साथ आप दबाओगे डी को, तो करंट डेट पड़ जाएगी। करंट टाइम डालना हो, आज का टाइम डालना हो, तो आल्ट दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे और उसके बाद आप टी दबा दोगे तो आपकी करंट डेट पर टाइम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं ये लिखा हुआ ना x2, ये होता है सबस्क्रिप्ट, नीचे लिखना, ये होता है x स्क्वायर, मतलब ये ऊपर लिखना सुपरस्क्रिप्ट। अगर आपको सबस्क्रिप्ट डालनी है तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस इक्वल टू का। कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज किया जाता है सबस्क्रिप्ट डालने के लिए। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट डालनी है तो आप क्या यूज करोगे? कंट्रोल दबाओगे, उसके साथ दबाओगे शिफ्ट, उसके साथ आप दबाओगे प्लस। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे तो आप सुपरस्क्रिप्ट में लिख सकते हो, और कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाओगे तो आप सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको पता है, अगर आपने किसी चीज को बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल प्लस बी दबाओगे। ठीक है, वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने किसी को इटैलिक में करना है, कंट्रोल प्लस आई दबा दो। अगर अंडरलाइन दबाना है, कंट्रोल प्लस यू दबा दो। ये तो सिंपल है। अगर किसी की लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है तो कंट्रोल प्लस एल दबाओगे। अगर राइट अलाइनमेंट करनी है, कंट्रोल प्लस जो है आर दबाओगे, राइट सेंटर पर आर। अगर आपने सेंटर करना है, कंट्रोल प्लस ई दबाओगे। सेंटर के लिए अगर किसी की सेंटर अलाइनमेंट ठीक करनी है ना,
तो कंट्रोल प्लस ई दबाओगे। और अगर आप चाहते हो कि वो स्क्रीन को जस्टिफाई करे, उसके लिए कंट्रोल प्लस जे दबाओ, मतलब स्क्रीन पे अच्छे से आ जाए, तो कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई द स्क्रीन। इसके रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी नजर में जो शॉर्टकट की थी एमएस वर्ड की इंपॉर्टेंट, वो सारी मैंने आपको बता दी। बाकी आप अब आगे देखो किस पे मूव करते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। एग्जाम में पूछे स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, तो एमएस एक्सेल का ही दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता है। और जब आपको एमएस एक्सेल खोलना है तो रन डायलॉग बॉक्स आपका खुला होगा, तो यहाँ पर आपने वर्ड जो टाइप करना होता है वो एक्सेल टाइप करना होता है, तो आपका एमएस एक्सेल खुल जाता है। इसमें तो कुछ इतना बताना, इसमें मिनिमम जो आपका 10% होता है और मैक्सिमम जो 400% आप कर सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप कर लोगे। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट आपने ये चीज देखने की एक एक्सेल में देखो, अगर आपने कभी एक्सेल फाइल खोली है, उसमें नीचे 3 शीटें बाय डिफॉल्ट खुली होती हैं। इस एक में लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे आप जितनी जाओ खोल सकते हो, बट 3 शीटें जो है मिनिमम उसके नीचे बाय डिफॉल्ट खुली होती हैं, तो ये आपको पता है। अब यहाँ की शॉर्टकट कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर F2 का मतलब पता है क्या होता है, एक्सेल में F2 का मतलब होता है सिलेक्टेड सेल को एडिट करो। मतलब आपका कोई सेल है, आपने उसको सिलेक्ट करके अगर आपने उसको एडिट करना है तो आप F2 का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेल में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे C10 कॉलम 10 वाले सेल में जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, F5 को दबाऊंगा। तो मतलब F5 की हेल्प से आप किसी भी स्पेसिफिक सेल में जा सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक सेल में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर F11 का मतलब सेव एज नहीं होता, यहाँ पे F11 का मतलब होता है क्रिएट चार्ट। अगर आपने चार्ट क्रिएट करना हो तो आप F11 का यूज करते हो। यहीं पर कंफ्यूजन होती है भाई, यहीं पर ये जो है ना हमारी कीज, फंक्शन कीज, यहीं पर कंफ्यूज करती हैं। F2 होता है किसी सिलेक्टेड सेल को एडिट करना, F5 होता है कि स्पेसिफिक सेल में जाना, F11 होता है चार्ट को क्रिएट करना, ठीक है। अब जैसे वहां पर डेट और टाइम हमने एंटर करने का सीखा था, अगर यहां पर आपको एक्सेल में करंट डेट और करंट टाइम डालना है, तो करंट डेट डालने के लिए हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हमें करंट आज का टाइम डालना है तो हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन यूज करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉलन दे देगा एग्जाम में, वो नहीं होता, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन होता है। करंट टाइम डालने, करंट डेट डालने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपने कोई नई वर्कशीट डालनी है, नई वर्कशीट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नई वर्कशीट डालनी है तो आप किसका यूज करोगे, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। किसका यूज करोगे, ऑल्ट के साथ शिफ्ट और F1 दबाओगे तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई नई जो है वर्कशीट यहां पर ऐड कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब रिसेंट जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें ये पूछा जा रहा है, कौन सा, और नई शीट डालने के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 का भी यूज कर सकते हो, ये भी याद करें। नई शीट डालने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट F11 का भी यूज, ऑल्ट शिफ्ट F1 का भी यूज कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस F11 का भी यूज कर सकते हैं। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, तो ये वाली शॉर्टकट की भी आप याद कर लेना, ठीक है। अभी जो रिसेंट एग्जाम्स है उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोल प्लस टैब के बारे में। कंट्रोल प्लस टैब पता है किसके लिए यूज होता है, अगर आप क्या चाहते हो, एक एक्सेल फाइल ये ओपन है, ये ओपन है, अगर आपने इनके बीच में मूव करना है, इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अब ये क्वेश्चन अभी पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा जाता है कि अगर आपकी, ध्यान से सुनो, अगर आपका, अब एक्सेल में डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो नंबर्स हैं वो करेंसी के फॉर्मेट में लिखी जाए, कौन से फॉर्मेट में लिखी जाए, करेंसी के फॉर्मेट में, आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन, ठीक है, तो वो करेंसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हो परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखा जाए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज दबाओगे। अगर आप चाहते हो कि टाइम के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ @, दबाओगे तो टाइम के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछा आप चाहते हो कि वो डेट के फॉर्मेट जाए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पहले कंट्रोल दबाओगे, फिर शिफ्ट प्लस उसके बाद हैश दबा दोगे तो वो डेट फॉर्मेट में जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। मतलब अगर आप चीजें आपकी डेट की फॉर्म में है, डेट कैसे हो, जैसे 10 जैन इतना, तो ऐसा फॉर्मेट, ये सारा कुछ एक्सेल में होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि कॉमा फॉर्मेट में जाए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ये वाला साइन दबा देना, ठीक है, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की तरह। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 शॉर्टकट कीज और एक्सेल की बता दें, उसके साथ एक्सेल को कंप्लीट करेंगे। एक आपका है, अगर आपने सिलेक्ट करना हो पूरा का पूरा कॉलम अगर एक्सेल में सिलेक्ट करना हो तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कंट्रोल, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार की हेल्प से आप पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है एट अ टाइम, आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस स्पेस। तो शिफ्ट प्लस स्पेस से पूरी की पूरी रो एक ही बार जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, और हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हमारा एक ही बार पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी कवर हो गया। तो मतलब मेन हमने कवर कर लिया, एमएस वर्ड, एमएस
जो हमारा एक्सेल है। इसके बाद पावर पॉइंट देखना है, एमएस एक्सेस में से कोई इतनी शॉर्टकट कीज है नहीं वहां पर, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको खोलना हो तो आप वर्ड क्या लिखते हो वहां पर, पावर पीएनटी, ये याद कर लेना, पावर पॉइंट पूरा नहीं आता है, रन डायलॉग बॉक्स में पावर पीएनटी भी लिखोगे तो काम हमारा चल जाता है। अब ये अगर आपको नहीं पता तो फिर काम खराब हो जाएगा। अब इसमें ना पावर पॉइंट में डिफरेंट व्यूज होता है प्रेजेंटेशन देते वक्त। एक होता है नॉर्मल व्यू, ठीक है। कौन सा व्यू? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू समझ लो वो व्यू जहां पर आप मेन एडिटिंग करते हो। तो ज्यादा एडिटिंग जो है आपकी मेनली जब आप पावर पॉइंट बना रहे होते हो तो एडिटिंग कहां पर करते हो? नॉर्मल व्यू में, ठीक है। एक होता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का मतलब जैसे यहाँ पर उसमें क्या होगा, यहाँ पे 15-20 स्लाइडें एक ही बार खुल जाएंगी, आप उनकी सीक्वेंस सेट कर सकते हो, वो व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। एक होता है जब आप जिस में आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं जिस व्यू में, उसको बोलते हो स्लाइड शो व्यू। कौन सा होता है? स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यू में आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। एक होता है नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, ऊपर आपकी स्लाइड होती है, नीचे आपका नोट्स का वो बना होता है, तो आप वहां पर साथ साथ नोट्स भी ऐड करते हो, बाद में आप वो नोट्स बच्चों को दे सकते हो, उसको बोलते हैं नोट्स पेज व्यू, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका, इतना समझ आ, एक होता है मास्टर व्यू। देखो मास्टर व्यू में सबके फीचर आ जाते हैं, अगर आप एक में चेंज करोगे तो सब में चेंज आ जाते हैं, तो वो एक तरह का मास्टर। बट इंपॉर्टेंट आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में पता होना चाहिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक ही बार सारी आपके सामने स्लाइडें आ जाती है, आप उनकी कोई भी शफलिंग शुफलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हमारी फाइल होती है डॉट पीपीटीएक्स, हम इसको ऐसे लिखते हैं डॉट पीपीटीएक्स। 2007 तक डॉट पीपीटी लिखते थे, आप डॉट पीपीटीएक्स लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो है मिनिमम जूम जो है, बेसिकली मैक्सिमम जूम जो है इसकी 400% तक होती है, इतना आप देख लेना। इसकी क्या शॉर्टकट कीज है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इसकी F5। F5 हम यूज करते हैं अगर हमें स्लाइड शो पे जाना हो, अगर हमने स्लाइड शो व्यू करना हो तो हम F5 का यूज करते हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अगर आपने स्लाइड शो को एंड करना हो, ठीक है, तो आप एस्केप की का यूज करते हो। अगर आप एस्केप की का यूज करोगे तो आप स्लाइड शो को एंड कर सकते हो। तो ESC जो है एस्केप की, उसके बारे में भी याद कर लेना, तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अगर आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि आप पूरे के पूरे पावर पॉइंट से एग्जिट हो जाओ, अगर आप चाहते हो कि आप पूरे के पूरे पावर पॉइंट से बाहर निकल जाओ, तो आप Alt+F4 का यूज करोगे। Alt+F4 से आप पूरे के पूरे पावर पॉइंट से ही क्या हो जाओगे? एग्जिट हो जाओगे। वो तो मैंने ऑलरेडी भी आपको पढ़ाया हुआ है, एग्जिट करने के लिए पूरे के पूरे पावर पॉइंट से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो सारी आपको पता है, बट यहाँ पर दो कंफ्यूजन होती है। एक होती है अगर आपको न्यू स्लाइड डालनी है, एक नई कोई स्लाइड बीच में, जैसे स्लाइडों में एक नई स्लाइड डालनी है, तो आप Ctrl+M का यूज करोगे स्लाइड डालने के लिए। और अगर आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन नहीं डालना चाहते हो तो आप Ctrl+N का यूज करोगे। तो नई पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन डालने के लिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन डालने के लिए Ctrl+N, और अगर जस्ट आपने एक स्लाइड ऐड करनी है तो आप Ctrl+M का यूज करोगे। अगर आपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो Ctrl+W का यूज करके आप उसको क्लोज कर सकते हो, ऐसा भी पूछा जाता है। अगर आपने हेल्प क्या लेना है, हेल्प डायलॉग बॉक्स खोलना है, तो Shift+F1 का यूज करते हैं। Shift+F1 हेल्प डायलॉग बॉक्स खोलने में हेल्प करता है, और Shift+F3 भी इसके साथ देख लो। फिर अगर आपको केस को चेंज करना है, तो अगर केस को चेंज करना है तो आप Shift+F3 का यूज करते हो। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, ये आपने याद रखना है कुछ किसके बारे में, आपका पावर पॉइंट के बारे में। फिर आपका आ गया MS एक्सेस। MS एक्सेस दैट इज आपका डेटाबेस को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। इसमें आपने DBMS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक होता है बेसिकली DBMS बोलेगा तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही आपका MS एक्सेस में यूज होता है। तो ये ज्यादातर इसके रिलेटेड यही चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की, अगर आपने नया डेटाबेस डालना है तो Ctrl+N को यूज करोगे। अगर आपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है Ctrl+O का यूज करोगे। अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट डालना है, अगर आपने एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट डालना है तो Alt+N का यूज करोगे। और अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ओपन करना है तो Alt+O का यूज करो। देखो नया डेटाबेस है Ctrl+N, उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O। डेटाबेस ऑब्जेक्ट नया है Alt+N, उसको ओपन करने के लिए Alt+O। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या पूछता है, अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस साइन का यूज करोगे ना MS एक्सेस में, तो आप क्या कर सकते हो, एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। यहाँ पर डेटाबेस में क्या है, डेटा मेंटेन हो रहा है रिकॉर्ड की फॉर्म में, तो रिकॉर्ड रोज टपल्स ये सारा पढ़ाया हुआ आपको मैंने। तो Ctrl++ से आप एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, इतना याद करना है। अगर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है उसके लिए आप Ctrl++ का यूज करोगे। अगर आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ आप क्या दबा दो, माइनस। कंट्रोल के साथ माइनस जब दबाओगे तो वो डिलीट हो जाएगा कोई रिकॉर्ड आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने एक डेट डालनी है, करंट डेट डालनी है, तो आप Ctrl+सेमीकोलन का यूज करोगे करंट डेट के लिए। अगर करंट टाइम डालना है Ctrl+Shift+सेमीकोलन का आप यूज करोगे यहाँ पर। तो ये भी आपको
पता होना चाहिए। सेमीकोलन सॉरी यहाँ पे कॉलन यूज होता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। बाकी एमएस एक्सेस के रिलेटेड नहीं पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एमएस एक्सेस दो थी, एक कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाते हो तो एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, और कंट्रोल के साथ आप माइनस दबाते हो अगर आपको किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। पहला डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आया था 1960 में आया था, और वो किसने लाया था? चार्ल्स, ये भी बता देता हूँ, मैं भी पूछ ले, बैचमैन ने लाया था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है बट चांसेस आर कम। एक और फुल फॉर्म देख लो, एक्सएमएल, ये भी पूछता है, ठीक है। एक्सएमएल के फुल फॉर्म पूछता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डेटाबेस के लिए लैंग्वेज है इसलिए मुझे याद आ गया। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल पूछेगा तो आप कर लोगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ना वो एमएस ऑफिस, तो वो हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है। इसके बाद आपकी दो ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो फाइल्स के बारे में बताया, जैसे जो एग्जाम से पूछता है वो मैंने सबसे लास्ट पे रखी हुई है, क्योंकि थोड़ा आपकी ये ना हो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मतलब पहले बता दो तुम घायल भी हो जाओ। तो अभी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई है मैंने, जैसे ईमेल से क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो ईमेल से पेपर आइकन रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज हैं, शॉर्टकट नहीं है, जैसे वो एक्सटेंशन फाइल्स हैं उनके रिलेटेड जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, ठीक है, पीएनजी वीएनजी, तो वो हम देख लेंगे इसके बाद, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो मुझे पहले भी है, लंबी क्लासेस लेने का, बट प्यास बहुत लग रही है, गला सूख रहा है बोल बोल के। और इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ तक पहुंच गए, आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अब आपका एग्जाम बहुत पास है, जम्मू डिवीजन वालों का फिर अभी टाइम है, कश्मीर वालों का बिल्कुल पास है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप गूगल में awakeningclasses.in जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर जाके आप वहां पर जो सेक्शन ऑफ फुल एंड मॉक टेस्ट 14 पढ़े, देखो चार्जेस की बात नहीं है, 79 रुपीज में आपको मिल जाएंगे वो सारे। बात है उन क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेम हुए हैं। अगर आपको टेस्ट वो नहीं भी, अगर अभी फॉर एग्जांपल आपके पास अब इतने टेस्ट देने का प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, जस्ट वो सारे क्वेश्चंस एक बार लगा के जाना पेपर में, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि हर एक जो एग्जाम सेट करने वाला होता है ना वो, और जितना मैंने एनालाइज किया था पिछले वाले पेपर को भी, जो कोर्ट वाला एग्जाम होता है उसमें अनइम्पोर्टेंट वाटर नहीं आता, इंपॉर्टेंट चीजें ही आती हैं, ठीक है। इसलिए कोई बहुत बड़ी फन्ने पेपर नहीं आएगा, तो पेपर आएगा एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। बाकी जिनको जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में अभी लग रहा है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो प्लेलिस्ट में चल जाओ, बहुत अच्छे वहां से पढ़ाया हुआ है। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जनरल इंग्लिश भी पढ़ाया हुआ है, जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर का सेशन भी आया, तो सारी चीजें आपको अवेलेबल यहाँ पे करवाई जा रही है। बट एक चीज, अगर आपको लग रहा है कि हम सिंसियरिटी से आपको पढ़ाने की कोशिश करें, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और शेयर भी करो, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है, आने वाले टाइम में भी मैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा अच्छा करना चाहता हूँ ताकि उनको मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो ये मेरा अपना है एक पॉइंट, तो मुझे आप इस चीज में सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चलेंगे हम इंटरनेट की दुनिया में, ठीक है। सबसे पहले नेटवर्क की बात करेंगे। जो पहला नेटवर्क जो है डेवलप हुआ था, पहला नेटवर्क जो वर्ल्ड का डेवलप हुआ था, उसका नाम था आरपानेट। डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, आरपानेट, ठीक है। आरपानेट स्टैंड फॉर अमेरिकन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क, ठीक है। ये पहला जो है नेटवर्क वर्ल्ड का डेवलप हुआ था, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क की ना, कंप्यूटर कुछ नहीं है, नेटवर्क क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ दो, नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारी टाइप्स होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, अगर फुल फॉर्म पूछे लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ही सिंगल नेटवर्क स्मॉल एरिया के लिए जैसे वायर्स के थ्रू जो कनेक्ट हो जाए उसको बोलते हैं लैन। अब लैन में देखो एग्जाम में पूछता है कि डेटा लैन में किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, तो हब्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, ये पूछ लेता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर होता है हमारे जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े बड़े एरियाज पे, ज्योग्राफिकली बड़े एरियाज को जो कनेक्ट करता है उनको बोलते हैं वाइड एरियाज नेटवर्क। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा डिवाइस है जो लैन को वैन से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं राउटर, ठीक है। राउटर जो होता है वो लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क में जो है वो जोड़ देता है, ठीक है। अब यही वाइड एरिया नेटवर्क ही हमारा इंटरनेट है, जो बड़ा होकर वर्ल्ड वाइड वेब जो बन जाता है, आप सबको ये चीज पता है, ठीक है। फिर और कुछ पूछ लेता है, जैसे PN पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसकी सबसे एग्जांपल जैसे ब्लूटूथ लगाते हो, ठीक है। पैन के बारे में बताऊं जी। फिर कुछ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं वो भी होते हैं हमारे। फिर एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, देखने में वो पब्लिक है बट अंदर से वो वर्चुअल है, मतलब प्राइवेट है। सॉरी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब ऐसे वो लग रहा है पब्लिक है, ग्लोबल है, वर्ल्ड में पूरा, बट अंदर से उसकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन है, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म स्कीम एग्जाम में पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर जैसे अब हम इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट के फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है विंड सर्फ को। विंड सर्फ को बोला जाता है बेसिकली फादर ऑफ इंटरनेट। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका कंसेप्ट जो है किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट जो है वो लाया था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। विंड सर्फ ने बेसिकली इसको बिगन किया था और इसी को बेसिकली फादर ऑफ इंटरनेट भी बोला जाता है। पहला नेटवर्क जो है, हिस्ट्री जो है आर्पानेट से ही स्टार्ट होती है, ये चीजें हमें पता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल है, जैसे पूछ लेता है टीसीपी, ये इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी के रिलेटेड एक और प्रोटोकॉल है आईपी, दैट इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको पता है। जैसे जैसे वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी हुई है। एक LIFI भी पूछ लेता है, लिफी, दैट इज लाइट फिडेलिटी, ठीक है। तो ये भी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर डायरेक्टली कोई ऐसा आए तो पूछ लेगा। जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी पूछ ले, फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बताता है कि फाइल कैसे ट्रांसफर। एचटीटीपी पूछ ले, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है टेलनेट, ये भी पूछता है। टेलनेट भी आपको पता होना चाहिए। टेलनेट इज टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। अब जैसे जैसे ध्यान से सुनना, एक पूछता है कि पीपीपी कौन सा है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद VoIP भी पूछता है, ठीक है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो ईमेल के रिलेटेड है, वो भी एग्जाम में पूछते हैं, इसे मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर आपको मेल को सेंड करना है तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब आपने ईमेल को रिसीव करना हो तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल चलता है? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये देख लेना। अब वेबसाइट क्या होती है? देखो, अगर पूछे, देखो जैसे आपके पेजेस जोड़ जोड़ के नोटबुक बनती है ना, इसी तरह इंटरनेट में पेजेस को जोड़ जोड़ के, पेजेस मतलब एक एक सॉफ्ट पेज जो है उसको जोड़ जोड़ के क्या बन जाती है? पेजेस को जोड़ जोड़ के हमारे पास वेबसाइट बन जाती है। बस इतना आपको याद है। वेबसाइट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है भाई। वेब ब्राउजर जहां पे आ गया वर्ड मतलब सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट में जाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेब ब्राउजर। पहले तो आपको समझ आ गया वेब ब्राउजर के। अब वेब ब्राउजर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, और दूसरा वही आ गया ग्राफिकल वाले, जिसको ग्राफिकल इंटरफेस से आप यूज करते हो। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर के एग्जांपल है लाइनेक्स, ये याद कर लेना, लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। फिर ग्राफिकल वेब ब्राउजर तो बहुत सारे हैं जिनके थ्रू आप, जैसे आपका जो बेसिकली आप गूगल क्रोम का यूज करते हो, गूगल क्रोम के थ्रू भी आप इंटरनेट में जाते हो ना। फिर जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूसी ब्राउजर का नाम सुना होगा, ओपेरा मिनी का नाम सुना होगा, सफारी है आपका, ठीक है, नेटस्केप है, यार ये सब याद कर लो, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला एग्जाम में ऐसा पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, उसका नाम था मोज़ैक। कौन सा नाम था? मोज़ैक, ठीक है, मोज़ैक। तो याद कर लेना, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर इज मोज़ैक। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से वेब ब्राउजर है? ग्राफिकल वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सारे हमारे पास कौन से ग्राफिकल वेब ब्राउजर। और टेक्स्ट बेस में आ गया लाइनेक्स, मतलब ये सारे वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर आपको समझ आएगी, वेब ब्राउजर की हेल्प से हम इंटरनेट में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट में ले जाए उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट है भाई। सर्च इंजन क्या है? एक तरह की वेबसाइट है, एक स्पेशल तरह की वेबसाइट है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वेबसाइट की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अवेकनिंग क्लासेस का मॉक टेस्ट लेना है, आप पहले जाओगे गूगल में। क्यों जाओगे गूगल में? गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल में आप जाओगे, गूगल में आप लिखोगे awakeningclasses.in, तो आप वेबसाइट में पहुंच जाओगे मेरी, और वहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का, ठीक है। दिस इज क्लियर। सर्च इंजन के बारे में आपको पता है, जैसे गूगल हो गया, जैसे बिंग का नाम सुना होगा आपने, याहू का नाम सुना होगा, ये सारे आपके एक तरह के सर्च इंजन है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो सर्च इंजन समझ आ गया, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और एग्जाम में पूछ लेता है, कुकी। कुकी क्या होता है? कुकी कुछ नहीं है, कुकी एक तरह का मैसेज है, इसको बोलते हैं, एक छोटा सा मैसेज होता है जो आपके वेब ब्राउजर में, एक वेब सर्वर के थ्रू आपके ब्राउजर में आता है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? आप इंटरनेट में क्या काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट में मैंने ढूंढा कि मेरे को अगर रूबिकॉन पसंद है, मान लेते हैं जीप रैंगलर की कार, अगर मैंने उसके बारे में एक फोटो खोल दिया,
तो पता चल जाएगा सर्वर को इसकी पसंद क्या है, इसकी पसंद रूबीकॉन है, तो वो रूबीकॉन को ही बार बार शेयर करता रहेगा, तो ये कुकी आ जाती है। तो इसके रिलेटेड कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं वायरसेस और एंटीवायरस की दुनिया में, मतलब हमारे कंप्यूटर को प्रॉब्लम करने वाली और ठीक करने वाली क्या चीजें। इसमें डायरेक्टली एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है, वायरस की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल, पहले तो फुल फॉर्म बताओ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट, मतलब आपकी कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको जब्त कर लिया गया। ठीक है, ये टर्म जो है फ्रेड कोहिन ने दी थी, किसने दी थी, फ्रेड कोहिन ने ये टर्म दी थी, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, पहला वायरस जो है उसकी बात करते हैं, वो कौन सा था, पहला वायरस जो है बेसिकली उसकी नेटवर्किंग वायरस जो है पहला क्रीपर था। कौन सा था, क्रीपर, क्रीपर वाज द फर्स्ट नेटवर्किंग वायरस। इसका जो एंटीवायरस प्रिपेयर किया था वायरस को खत्म करना, इसका एंटीवायरस था रीपर। किसने डेवलप किया था, पहले एंटीवायरस का नाम क्या था, रीपर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पहला नेटवर्क वायरस और क्रीपर, पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस जो है वो आपका कौन था, एल्क्लोनर, एल्क्लोनर जो है 1982 में आया था, तो वो आपको पता चाहिए। अब आपको एग्जाम में पता क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा वायरस है, कुछ इंपॉर्टेंट वायरस के नाम आपको पता होना चाहिए, मैं बोलूंगा आप लिख लेना गेम में, जैसे क्रीपर हो गया, एल्क्लोनर हो गया वायरस है, मेलिसा वायरस है, आई लव यू ये सबसे बड़ा वायरस है। ठीक है, ब्लास्टर वायरस है, एसक्यूएल स्लैमर जो है ये भी एक तरह का वायरस है, कोड रेड, कोड रेड भी एक तरह का क्या है, वायरस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वायरस है, इनके रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़े थोड़े वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ आ गया, ये वायरस आपको क्लियर हो गया। अब इनके अगेंस्ट हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस। वायरस से भी ज्यादा एंटीवायरस एग्जाम में पूछता है। एंटीवायरस की एग्जांपल जैसे आपका पांडा क्लाउड, पांडा क्लाउड क्या एक तरह का एंटीवायरस है। जैसे ये मेरा सिस्टम है, इसमें मैकेफी पड़ा हुआ है, मैकेफी क्या है, एक तरह का एंटीवायरस है, तो ये पूछता है, बार बार पूछता है। अवीरा क्या है, अवीरा एक तरह, ये नाम याद कर लो भाई, ये एंटीवायरस है, ऑप्शन में एक वायरस डाल देगा तुम्हें पता ही नहीं होगा एंटीवायरस कौन से है। ठीक है, अवास्ट क्या है, एक तरह का एंटीवायरस, अवास्ता, K7 क्या एंटीवायरस है, ट्रेंड माइक्रो क्या है, ट्रेंड माइक्रो इज ऑल्सो एन एंटीवायरस, सिमेंटेक क्या है, सिमेंटेक इज ऑल्सो एन एंटीवायरस। ठीक है, एवीजी क्या है, एंटीवायरस, कैस्परस्की क्या है, एंटीवायरस, क्विक हील, जल्दी से हील हो जाए, इट इज ऑल्सो एन एंटीवायरस, नॉर्टन क्या है, एंटीवायरस, एफ सिक्योर क्या है, एफ सिक्योर इज ऑल्सो एन एंटीवायरस। ठीक है, और कौन सा बच गया, बिट डिफेंडर, ये भी एग्जाम में पूछता है, बिट डिफेंडर क्या है, एंटीवायरस है। ठीक है, जी डेटा एंटीवायरस। ठीक है, वेब रूट सिक्योर, वेब रूट सिक्योर इज ऑल्सो एंटीवायरस। नहीं समझ आया, वापस बोल देता हूँ, पांडा क्लाउड, अवास्टा, K7, ट्रेंड माइक्रो, सिमेंटेक, मैकेफी, एवीजी, कैस्परस्की, क्विक हील, नॉर्टन, एफ सिक्योर, एमेनेट भी होता है, बिट डिफेंडर भी होता है, अवीरा भी होता है, वेब रूट सिक्योर भी होता है, जी डेटा भी होता है, ये सारे क्या है, एंटीवायरस जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वायरसेस। दिस इज क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन, दो चीजें मैंने आपको बतानी है, थोड़ा ईमेल के बारे में बताना है, एक दो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, और दूसरा मैंने आपको बताना है किसके बारे में, मैंने कुछ आपको शॉर्टकट कीज बतानी है, उसके साथ हम लेक्चर को कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इतना ही हमारा आज का सेशन रहेगा। और अभी तक अगर सेशन देख रहे हो, अच्छे से समझ आ रही है चीजें, तो सब्सक्राइब कर देना यार, अगर आ रही है समझ, अदरवाइज नहीं है जरूर तो शेयर भी कर दिया करो। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, अगर जितने बच्चों के लिए बनाई जाती है वहां तक पहुंचा दिया करो बस। तुम देखना ना देखना बच्चों की मर्जी। देखो मैं सच कहता हूं तुम्हें, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने आज तक किसी को ये नहीं प्रेशराइज किया कि तुम ये करो, देखो ये देखो, मैं जस्ट भेजता हूँ ना जब किसी को अगर वीडियो, उनको बोलता हूँ जैसे एक बार खोल के देख लो, ये भी नहीं बोलता कि मैंने बनाई है, जिस बोलता हूँ देख लो, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो पहुंचेगी वो देखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेहनत की जा रही है चीजों पे। ठीक है, अब ईमेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली ईमेल 1971 रॉय टमिल्सन, ये सबको पता है, ईमेल में रॉय टमिल्सन का नाम तो कोई नहीं भूल सकता। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहली बात, अगर आपने कभी ईमेल भेजी होगी तो ये एक सिंबल बना होता है, इसको, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसको बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। ठीक है, पेपर क्लिप आइकन, इसकी हेल्प से क्या होता है, आप कोई भी अटैचमेंट ऐड कर सकते हो, कोई फाइल ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब एक होता है इनबॉक्स, इनबॉक्स क्या होता है, जहां पर आपकी मेल्स बाहर से आती हैं। एक होता है आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में क्या होता है, आउटबॉक्स में आपने मेल तो भेजी बट वो मेल अभी गई नहीं, मेल आपने भेजी अपनी तरफ से बट वो मेल गई नहीं, वो जाएगी आउटबॉक्स में। देखो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आपने मेल भेजी बट मेल वो सेंड नहीं हुई है, वो कहां पर पड़ी होगी, तो आउटबॉक्स में पड़ी होगी। ठीक है, दिस इज क्लियर। एक होता है ड्राफ्ट, आपने ईमेल लिखने की कोशिश, या ड्राफ्ट तो आपका, आप व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भी करो, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैसेज करा, आपने किया नहीं, भेजा नहीं, ठीक है, और ना ही अगले तक भेजा नहीं तो पहुंचा भी नहीं होगा, वो आपको दिखाएगा कि ड्राफ्ट है ये। तो ड्राफ्ट होता है कोई भी चीज, जब आप लिखी कोई चीज आपने, ना आपने वो मेल करी, तो मेल नहीं करी तो वो जाएगी भी नहीं, सेंड भी नहीं होगी, तो वो बेसिक जस्ट आपने लिखी, ऑनली राइट, मतलब आपने खाली लिखी,
आपने मेल नहीं करी तो वो कहां पर पड़ी होती है, ड्राफ्ट में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सेंड, जो चीज सेंड हो जाती है ना, ठीक है, सेंड आइटम्स में वो पड़ा होता है जो आपने मेल कर दिया, वो सेंड में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें ईमेल में होती है। डिलीटेड आइटम्स में वो होता है जो आपने डिलीट करी है फाइलें। ठीक है, एक होता है जंक फाइल। जंक फाइल होती है आपकी स्पैम वाली फाइल्स, जिनको अनसोलिस्टिकेटेड मेल्स बोलते हैं। ठीक है, अनसोलिस्टिकेटेड मेल्स जो है स्पैम वाली, वो कहां पर पड़ी होती है, जंक में पड़ी होती है। इतना आपको पता है। ठीक है, अब एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनना, ईमेल के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है। टू में आप क्या डालते हो, टू में आप डालते हो जहां पर आपने भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने abc@gmail.com में भेजना है कुछ। ठीक है, इस ईमेल में मैंने कुछ भेजना है तो मैं टू में ये डालूंगा। ठीक है, तो टू में जहां पर आपने भेजना है। ठीक है, और सेंडर आईडी क्या होती है, सेंडर आईडी वो होती है जैसे मैं हूं, मैं भेज रहा हूं तो मेरी आईडी होगी, वो सेंडर्स में आएगी। टू होता है जहां पर आपने भेजना, यहाँ पे आप कितने भी मेल्स चाहो तो वहां पे डाल के उनको भेज सकते हो। इतना तो आपको बताना चाहिए। फिर जब आप मेल भेजते हो, एक आता ऑप्शन कार्बन कॉपी का, एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फॉर एग्जाम्पल ABCDE, मैंने 5 लोगों को मेल भेजनी है। अगर मैं कार्बन कॉपी करके भेजूंगा तो ए को भी जाएगी 5 को, बट ए को पता चल जाएगा कि BCDE को भी जा रही है, ई को भी पता चल जाएगा मुझे तो आई है, DCBA को भी आई है। अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी करके भेजोगे जाएगी तो 5 को, बट किसी को नहीं पता होगा कि किसको जा रही है। ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन इसमें मेल से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। टू में क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई मेल है, वो आपकी मेल तो आपने लिखी, मेल हुई आपकी तरफ से मेल हुई, बट अभी सेंड नहीं हुई है, तो वो कहां पर पड़ी होगी, आउट बॉक्स में। आपने जस्ट मैसेज लिखा, आपने खुद मेल ही नहीं करी, वो कहां पर पड़ी होगी, ड्राफ्ट में। जो बाहर से आती है वो कहां पड़ी होती है, इनबॉक्स में। टू में आप किसको डालते हो, ईमेल आईडी में डालते हो जहां पर आपको भेजना होता है। तो ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लास्ट में बता रहा हूं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे .jpeg। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम पूछता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, 5 मिनट लगेंगे, अच्छे से देख लें, 5 भी नहीं लगेंगे, उससे भी कम, एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG की फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, .bmp जब आपने बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की इमेजेस वगैरह लें तो बिट मैप इमेज फाइल जो होती है उसके लिए हम यूज करते हैं .bmp। ठीक है, .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये देख लेना। .pdf स्टैंड फॉर, पीडीएफ तो सबको पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। .zip बता दिया, जिप्ड फाइल के लिए यूज किया जाता है। .tmp यूज होगा तो टेम्परेरी फाइल। और ये भी देख लेना, अगर ध्यान से सुनो, अगर आपको .zip मतलब जिप्ड फाइल, .zipx है तो मतलब एक्सटेंसिबल जिप्ड फाइल। क्या होगा, एक्सटेंसिबल जिप्ड फाइल। .tmp मतलब टेम्परेरी फाइल, ये पता कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिखा हुआ है .bck तो मतलब बैकअप फाइल। ठीक है, और क्या पूछता है, .fnt मतलब फॉन्ट फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट .php स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल। तो हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल के लिए .php हम यूज करते हैं। ठीक है, .java ही यूज करते हैं, .java यूज करते हैं जावा फाइल्स के। तो ऐसी जो फाइल्स की, ये बेसिकली फाइल्स के एक्सटेंसिबल फॉर्म्स हैं, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। तो अपने एंड में जो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी। इस पीडीएफ को देख के डर मत जाना क्योंकि इसमें इतना गंदा लिखा हुआ है, बट कहने की बात है, मुझे आपको कुछ चीजें समझाई थी। आई होप आपको समझ आई होंगी, और ऐसी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आया तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार प्लेलिस्ट में पढ़ाया गया है, और ऐसा नहीं है कि पेड कोर्सेज से कम पढ़ाया गया या कहीं कुछ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाया, कहीं से भी पढ़ा हुआ है आपने अभी तक, तो आप जरूर, अभी आपके पास टाइम है, अगर आपको किसी पोर्शन में वीक कमी लग रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देखो। आई एम एश्योरिंग यू कि आपको बहुत चीजें वहां से हेल्प मिलेगी। और सेकंड थिंग इज दैट, अगर आप अपने आप को थोड़ा चेक करना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्लस वो क्वेश्चंस एक बार देखने को मिल जाएंगे आपको, वो भी आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है व्हाट यू नीड इन योर नेक्स्ट लेक्चर। तो आपकी जो डिमांड है, अगर आपको लगता है कोई मैराथन सेशन किसी तरह का करना है या एमसीक्यू बेस्ड सेशन करना है किसी का, मुझे बता दो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट वेरी टॉपिक। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।